चैप्टर का नाम डालो बेटा प्रोबेबिलिटी, डाल दी। अब प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले अगर कुछ चीज़ें याद रखो, ये तो यार 10th में भी पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है ना प्रोबेबिलिटी, कोई ऐसा तो है नहीं नया टॉपिक हो, है ना। तो प्रोबेबिलिटी में बेटा अगर मैं बात करूं, सबसे पहले लिखना मत, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूं। अगर मैं नंबर 1 बात करूं, एक कॉइन की, एक कॉइन की बात करूं, तो एक कॉइन का सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, मतलब उसको टॉस करने पे अगर टॉस करोगे तो एच आ सकता है या तो टी आ सकता है। तो इसका सैंपल स्पेस सिर्फ और सिर्फ ये बन सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट्स बन सकते हैं, तो हमें कौन सा ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट। ये सेट है एक तरीके से, सेट में जितने एलिमेंट्स कॉमा लग के होते हैं उतने ही होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर मैं 2 3 लिख दूं, ये तुम्हें पता ही है, अगर मैंने 2 3 ऐसे लिख दिया, इसका मीनिंग क्या है, 2 से लेके 3 तक सारे नंबर आ जाते हैं, 2 और 3 इंक्लूड है। तो हम लोग कभी भी सैंपल स्पेस डिनोट करेंगे तो उसको करली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। पहली चीज, एक कॉइन है इसलिए ये है। ऐसे बेटा अगर मैं 2 कॉइन कर दूं, तो अगर मैं 2 कॉइन कर दूं तो इसका सैंपल स्पेस बनाने की बात करूं तो ये सैंपल स्पेस बन जाएगा एच एच, एच टी और टी टी, ये बन गया। अगर बेटा मैं इसको 3 कॉइन कर दूं तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा। अब ये लिखना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, 3 कॉइन का लिखना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, कोई दिक्कत नहीं, 2 का तो याद है ना, तो 2 का साइड में लिख लिया करो, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, लिख दिया बेटा। यहां एच लिख दो, यहां टी लिख दो, एच इसके आगे सबके आगे चिपका दो, तो ये बन गया एच एच एच, ये बन गया एच एच टी, ये बन गया एच टी एच, ये बन गया एच टी टी। ये जो टी है सबके आगे चिपका दो, तो ये क्या बन गया बेटा, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ये जो बीच में जो भी आया है बेटा ये तुम्हारा सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। 3 से ज़्यादा का आता नहीं है, 3 से ज़्यादा का तुमसे नहीं पूछा जाएगा। अगर मान लो बेटा कोई तुमसे एक नंबर में सवाल पूछे कि एक कॉइन को तुमने 4 कॉइन है सपोज, 4 कॉइन को तुम टॉस कर रहे हो तो सैंपल स्पेस कितना आएगा, तो तुम क्या किया करो, 2 की पावर, जैसे एक बार कॉइन कर रहे टॉस तो 2 की पावर 1, 2 बार कर रहे तो 2 की पावर 2, 3 बार कर रहे तो 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर n आ जाएगा, समझ में आ गया। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा सैंपल स्पेस एक कॉइन के बारे में। कॉइन के बाद हम लोग बात करते हैं इसमें, ये सारा पता ही है, कोई नई चीज़ नहीं है। अगर मैं एक डाइस ले लूँ तो एक डाइस का सैंपल स्पेस क्या होता है, वही होता है ना 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, 3/6 मतलब 1/2। देखो प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर, 1/6। ये बेटा ये प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 1 क्या होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। अच्छा, वो कह सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, बताना, 2/6। तो मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएंगे ऐसे ही, है ना। वो बोल सकता है फैक्टर ऑफ 6, 1/6। गलत आंसर, 4/6 राइट आंसर है, क्योंकि 6 का फैक्टर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। फैक्टर का मतलब उसको कौन कौन डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन। अब यहीं पे बच्चा मैं अगर 2 कॉइन बना दूं, सॉरी दो कर दूं डाइस, तो कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। वही 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे चलता जाएगा, ये हो गया। इसके अलावा ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जो लिखना है काफ़ी बच्चों को नहीं याद है, वो है बेटा हम लोगों का प्लेइंग कार्ड्स। तो सारे बच्चे लिख लो प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में तुम पता ही है, टोटल प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं छोटू, 52 कार्ड्स होते हैं। बेटा तुम बात नहीं किया कर बेटा, बहुत इरिटेट करते हो ना, बिल्कुल आपस में भी बात नहीं। उधर बैठ जाओ, जब तक क्लास चले ना उधर बैठ जाओ बेटा। टोटल 52 कार्ड्स हैं, इसको बेटा 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 1 2 3 और 1 4। सबसे पहले ये 13 13 में डिवाइड हो जाते हैं,
13 ये हो गए बेटा, 13 तुम्हारे ये हो गए, और 13 तुम्हारे इधर हो गए, 13 तुम्हारे इधर हो गए। इनका नाम याद है किसी बच्चे को? क्लब स्पीड हार्ट डायमंड। ये हो गया बेटा क्लब्स हो गए, ये स्पेड हो गए, और ये तुम्हारा हार्ट हो गया, और डायमंड हो गए। ये हो गए तुम्हारे सारे के सारे कार्ड। कार्ड स्टार्ट कहाँ से होती है नंबरिंग? एस से होती है, ठीक है। तो पहला जो कार्ड होता है वो एस होता है, उसके बाद दूसरा जो कार्ड होता है वो वही 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद बेटा पहले जैक आता है, क्वीन, किंग, ये आते हैं, ठीक है। सेम चीज चलती है सब में, पहले एस आता है, जल्दी करो, आगे भी लिख दो बेटा। ये भी स्टार्ट विद एस होगा, उसके बाद 2 3, ये चलता जाएगा 2 3 डॉट 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 डॉट, सेम इधर चलेगा। इसमें बेटा कौन कौन से कार्ड ऐसे हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं? तो एक तो तुम्हारा ये वाला ब्लैक कलर का होता है, ये ब्लैक कलर के होते हैं, और ये भी बेटा तुम्हारे ब्लैक कलर के होते हैं, और ये जो बचे हुए हैं दो, ये तुम्हारे रेड कलर के होते हैं। ये भी रेड कलर का होता है बेटा, ये भी रेड कलर के होते हैं। अब मेरा सवाल ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ब्लैक कलर? 26/52 कर दो। अच्छा, दूसरा चीज ये बेटा, ये जो कार्ड है ना, तुमने देखा होगा, ये जो कार्ड है, ये कार्ड ऐसे होते हैं, आधा इतना इतना रहता पोर्शन उनका, इधर रहता और यही सेम नीचे लगा होता है ना। तो ये इनको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, मुंडी लगी होती है, इन पे मुंह छिपा होता है। तो ये फेस कार्ड होगा, ये भी फेस कार्ड है, क्योंकि उनके ऊपर मुंह बना होता है बेटा। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? तो ऐड कर लो, ये 12 हो गए। ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं? 6। और रेड फेस कार्ड कितने हैं? 6। टोटल एज कितने हैं? 4। ब्लैक कलर के एज कितने हैं? 2। और रेड कलर के हैं ये। अब मेरा एक सवाल है, एक प्लेइंग वो पूरी जो आती है ना प्लेइंग कार्ड्स, उसमें टोटल कितने होते हैं कार्ड? 52। खरीदने जाते हो आते कितने उसमें? 50। जोकर भी तो होता है। जोकर भी होता है सर, एक और एक इन्फॉर्मेशन कार्ड होता है और एक नॉर्मल कार्ड। सर एक वो होता है जिससे स्टार्ट होती है। चलो ठीक है बेटा, ऐसा सट्टा सीख लो बेटा तुम, हैं? सीधी सीधी बात है, हमें चलो उनसे कोई लेना देना नहीं। 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में मैंने लिए, मैंने बेटा इसको बंद कर लो, बंद कर लो। मैंने 2 कार्ड निकाले, 2 कार्ड निकाले ब्लैक कलर के। 52 में से मैंने 2 कार्ड निकाले ब्लैक कलर के, और मैंने वहाँ रख दिए चेयर पे, ठीक है। अब मेरे पास जो कार्ड बचे, कितने बचे? 50। मैं कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि 2 कार्ड लॉस्ट हो गए, ठीक है, या डैमेज हो गए, फेंक दिए। अब मैं बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लैक कार्ड की। 24/50 बताओ बेटा, मैंने कौन से कलर के कार्ड निकाले थे? ब्लैक। और मैं चलो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ, 26/50। कभी भी कार्ड जो लॉस्ट हो जाते हैं उसको टोटल में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। और ब्लैक की पूछेंगे तो 24/50 करोगे, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग बार बार क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे इसमें। चलो ये वाला सारा हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो बेटा क्या होता है, बहुत आसान टॉपिक है। इसमें ये कह रहा है, अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E, तो जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है, जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है, ये ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी बताओ F की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताओ F की। जैसे मान लो एग्जाम्पल ढेर सारे होंगे, तुमसे पूछा जाएगा कि एक क्लास 12th के बच्चे हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ लड़के की। तो एक तो तुम्हें ये पता चलेगा 12th में, तो 12th में कितने लड़के हैं वो देख लो, फिर डिवाइड बाई कर देंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा, जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो ऑलरेडी बेटा हो चुका होगा, या फिर तुम बोलोगे उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होगी। समझ में आया?
यहाँ पे कौन किसकी गिवन होगी बेटा, एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन है, निकालनी किसकी हमें, ई, प्रोबेबिलिटी ई की निकालनी जब एफ हो चुका है तब। तो फॉर्मूला इसका बड़ा आसान होता है, अगर प्रोबेबिलिटी बेटा निकालनी है तुम्हें यहाँ पे किसकी निकालनी है, ई की, कब, जब एफ ऑलरेडी हो चुका है। तो पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, इसका मीनिंग होता है उल्टा यू बना हो, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, ये तो पढ़ाई होगा 11th में है ना, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। और अगर ये बेटा बना हो तो यूनियन होता है, हमें तो इंटरसेक्शन से भी लेना देना है ज़्यादा। अच्छा, तो इंटरसेक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है बेटा, कोई बच्चा बताएगा? इसका मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट्स, जो चीज़ें कॉमन होती हैं। और यू का मीनिंग क्या होता है, ऑल, सारे के सारे लेने होते हैं हमें, ठीक है, और कोई रिपीट भी नहीं करना चाहिए। तो ई अपॉन एफ निकालोगे तो ये हो गया ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई, ये डिनोमिनेटर में जो भी है वो, क्या बेटा दोबारा बोलो, नीचे एफ नहीं है, ई लिख दिया, गलती से लिख दिया, ये बेटा एफ आना चाहिए, इसको सही करो सारे बच्चे, गलती से लिख दिया है, इसको एफ करो, ठीक है, जल्दी करो। ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, बेस्ड ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन गिवन है। अब क्वेश्चन करते हैं, ये कुछ नोट करके कर लो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो ये फॉर्मूला तो एक्चुअली तुमने पढ़ा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये फॉर्मूला तो एग्जैक्ट 11th वाला ही है। दूसरा ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, मतलब प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालनी है ए की और बी नहीं होना चाहिए, यही तो मीनिंग हुआ है इसका, बी वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कौन होना चाहिए, ए वाला होना चाहिए। तो इसको आसान भाषा में बताऊं तो कैसे, यहाँ कितने इवेंट्स हैं बेटा, 2। तो इसका सीन ऐसे चल रहा है, इसका सीन ऐसे चल रहा है कि एक डायग्राम होगा ऐसे और एक डायग्राम होगा तुम्हारा ऐसे, ये हो गया सेट ए और ये हो गया तुम्हारा सेट बी, ठीक है, ये हो गया ए सेट, ये हो गया सेट बी। ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ तुम ए इंटरसेक्शन लेना बी बार, बी बार, बी नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, बी बार का मीनिंग क्या है, बी नहीं होना चाहिए। बी किस किस रीजन में है, तो तुम कहोगे सर बी तो इस पूरे रीजन में है, यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है ना। ये बीच वाला पोर्शन कौन है, ये है ए इंटरसेक्शन बी है बेटा, ये पूरा का पूरा कौन है, ए, और सिर्फ ये कितना है, ओनली ए। अगर ये सिर्फ और सिर्फ ए है तो एक्चुअली वो प्रोबेबिलिटी जो चाह रहा है ना, वो तुमसे कह रहा है कि मेरे को बच्चा सिर्फ और सिर्फ इस रीजन की प्रोबेबिलिटी बताओ, ओनली दिस रीजन की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैं क्या करूँगा, प्रोबेबिलिटी निकालूंगा पूरे की, ए की, इस पूरे में से कौन सा पोर्शन माइनस कर दें, सिर्फ और सिर्फ ये माइनस कर दें, इससे क्या लेना देना भाई हमें, सिर्फ और सिर्फ यही तो गड़बड़ कर रहा है ना, तो इसी को माइनस कर दें, है ना। अब ये मन सोचना कि सर बी को पूरे को माइनस, बी को क्यों पूरा माइनस कर दें, फिर तो ऐसे तो नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी चली जाएगी। हमारे में तो ए में से सिर्फ बीच का माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इस पे किस पे बार नहीं है, ए पे नहीं है ना, तो ए पूरा है, और इसमें से जो बी बार है, बी बार कितना टच कर रहा है इतना, तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को जैसे ही माइनस कर दिया ये आ गया। इनमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए एक तरीके से कह सकते हो ओनली बी की निकालनी, यही तो मीनिंग हुआ, ओनली बी की निकालनी है। तो बी का क्या होता है, बी टोटल का टोटल सर्कल दे रखा है। अब इसमें देखना बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। इसमें क्या सीन है, ना तो यार ए चाहिए ना तुम्हें बी चाहिए, जब ए नहीं चाहिए बी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, तो भी कुछ चाहिए होता है, वो होता है टोटल यूनियन, यूनियन होता है ना, क्योंकि हम लोग डिब्बा ऐसे थोड़े नहीं बनाते, हम लोग डिब्बा तो ऐसे बनाते हैं ना बेटा, समझ में आया। तो टोटल में से, और टोटल प्रोबेबिलिटी होती कितनी है, 1 होती है, तो 1 में से हम किसको माइनस करना है, ये 2 डिब्बे माइनस करने हैं, यही तो है मीनिंग। तो ए यूनियन बी पूरा का पूरा माइनस कर दो। तो ये कैसे करते हैं, ये मैं सिखा दे रहा हूँ, लिख लिया है ना, अब मैं समझाता हूँ। तुमने बेटा एक रूल पढ़ा होगा, 11th में पढ़ाया था, अगर कहीं लिखा हो ए यूनियन बी का बार लिखा हो, ठीक है, और इस पूरे पे बार लगा हुआ है, तो मैं उधर जाऊंगा तो बार को ब्रेक कर दो, उधर जा रहे हो तो बार को कर दो ब्रेक, यहाँ भी लगा दो यहाँ भी लगा दो, और अगर यहाँ यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन कर दो। फिर से सुनो, अगर बेटा लिखा होता ए इंटरसेक्शन बी का होल बार है ना, मेरे को बार को ब्रेक करना है, तो कैसे लिखूंगा,
ए पे बार लगा दो, बी पे बार लगा दो, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन बना दो। ठीक है, और सुनो, अगर लिखा होता ए, ऐसे लिखा होता है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग बार है ना, अलग अलग बार है बेटा, तो पहले तो तुम क्या करो, दोनों पे एक साथ बार लगा दो, लगा दिया। यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन कर दो। अगर ऐसे लिखा होता, ऐसे लिखा होता, यहाँ पे अलग अलग बार है ना बेटा, तो पहले क्या करो, दोनों पे एक साथ बार लगा दो, यहाँ पे यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर दो। बहुत बड़ा आसान रूल होता है। ब्रेक द, जो भी है इसको बोला जाता है ब्रेक द बार चेंज द साइन बोला जाता है। साइन तो बाद में पढ़ोगे, साइन मतलब जो भी यहाँ है, उल्ट इंटरसेक्शन को यूनियन बना दो, यूनियन से इंटरसेक्शन बना दो। ठीक है बेटा, एक काम करो, ये लिख लो, याद रहेगा, साइड में लिख लो वहाँ लाइन ड्रॉ करके। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो। देखो बेटा, बड़ा आसान सवाल है। इसमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है तुम्हारे पास में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखा है बेटा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ दे रखा है। तुम्हें इंटरसेक्शन पूछा है तो फर्स्ट पार्ट में तो लंबा सा फॉर्मूला लगा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का क्या फॉर्मूला था बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यही था ना। सारी वैल्यू पुट कर दो, सारी वैल्यू पुट कर दो। ई यूनियन एफ की वैल्यू कितनी है, 7/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू है 6/11। इधर है बच्चा 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये जो भी है, इस चीज़ को मैं लेफ्ट में लेके आ जा रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दिया बेटा तो 11/11 आ गया, और ये 7/11 प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो कितना बचा बेटा, तो 4/11, ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। जल्दी करो, फर्स्ट पार्ट का तो आंसर बेटा तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, अब कर लो सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालनी। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। कौन सा फॉर्मूला है बेटा, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इंटरसेक्शन तुम्हें पहले से ही पता था नहीं, अभी अभी गरम गरम निकाला ना इंटरसेक्शन। तो ये है 4/11 बेटा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है, 5/11 बेटा। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गए, तो 4/5 इज द राइट आंसर। समझ में आया। देखो दो पार्ट तो इसके हो गए। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी थी, 4/11, और ई की वैल्यू है बच्चा 6/11। 11 से 11 कैंसिल, 4/6 को और कैंसिल करके क्या लिख सकते हो, इसको बच्चा हम 2/3 लिख सकते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो, बहुत आसान सवाल था। हाँ बेटा दोनों में। अब देखना क्या कहता है ये। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो पहला पार्ट तो सबने निकाल ही लिया होगा। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एक काम और कर सकते हैं हम लोग, उसमें से क्या निकाल सकते हैं बेटा, यूनियन और निकाल सकते हैं ना, है ना। निकाल ही दो चलो पहले, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई यूनियन एफ की वैल्यू निकालनी है बेटा, ये आ गया 7/13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है /13, और ये कितना है बेटा, कितना आंसर आ रहा है, (12/13 ये आ गया। ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी है कि यूनियन मेरा ये आ गया। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालोगे अगर, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बेटा इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है,
4/13 होल डिवाइड बाई एफ की वैल्यू कितनी है बच्चा 9/13। देखो 13 से ये 13 कैंसिल आउट हो गए तो आंसर कितना आया 4/9। सेकंड पार्ट, सेकंड में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार अपॉन एफ दे रखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार अपॉन एफ। बेटा एक चीज़ याद रखना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तुम्हें क्या कहती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती है अगर लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ कुत्ता अपॉन बिल्ली तो इसको कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कुत्ता इंटरसेक्शन बिल्ली जो भी है और डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बिल्ली। मतलब ये नहीं जानना कि यहाँ क्या लिखा क्या नहीं लिखा, जो भी लिखा है हमें उसका इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या करना है बच्चा, फिर से आ जाओ, तो हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। किसी को कोई दिक्कत बेटा? अब फिर से वही कहानी, ऊपर क्या फॉर्मूला लगेगा जल्दी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तो मैं ऊपर ऊपर लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी गिवन है, कहाँ गया 9/13, तो 9/13 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है 4/13 होल डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू है बेटा 9/13। 9/13 ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 5/13 और नीचे 9/13, तो 5/13 डिवाइडेड बाई 9/13 किया बेटा, 13 से 13 कैंसिल, तो ओवरऑल आंसर कितना आया 5/9 इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान है, ठीक है। सेकंड पार्ट समझ में आ गया तो ऐसे ही बच्चा अब तुम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। सारे आ गए, बहुत बढ़िया। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये याद रखना यूनियन कितना आया था। क्या बेटा? अब हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन है एफ बार। इसको लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बार डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार। बता बेटा ऊपर क्या फॉर्मूला होगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। बहुत बढ़िया, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार की तो वैल्यू गिवन नहीं है। एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास होने की अगर 90% है तो फेल होने की कितनी बेटा, कैसे निकाली तुमने? 100 प्रोबेबिलिटी 100% में से माइनस कर दिया। अगर प्रोबेबिलिटी एफ बार पूछा है बच्चा तो इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी कहा जा सकता है। समझ में आया? सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ई की वैल्यू है 7/13, इंटरसेक्शन पहले से ही पता है 4/13 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9/13। करो जल्दी करो, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा बेटा 3/13 डिवाइडेड बाई नीचे 13 माइनस 9 4/13। बेटा 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया तो आंसर कितना आया 3/4। ये राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे ही बेटा फोर्थ पार्ट करो, फोर्थ पार्ट करो। फोर्थ पार्ट बड़ा आसान है। फोर्थ में दे रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार अपॉन एफ बार। इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार। बेटा ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करोगे जल्दी बताओ? बहुत बढ़िया, होल करके करेंगे। कैसे? हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
यूनियन एफ का होल बार। और जब बेटा होल बार आ जाता है तो उसको हटाना बड़ा आसान है। जब होल बार आता है तो 1 में से माइनस कर दो, है ना। तो मैं कैसे लिखूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कितना आया था, 12/13 आया था ना, वो डिलीट कर दिया था हम लोगों ने। 12/13 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और एफ की वैल्यू कितनी है 9/13। ऊपर सॉल्व किया तो ऊपर आ गया बेटा 1/13, और डिनोमिनेटर में आ गया तुम्हारा 4/13। तो ओवरऑल आंसर 1/4 इज द राइट आंसर। आ गया ये तो सारे बच्चों का सही होगा ना, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट करें, जल्दी करो।